अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। इससे पहले कि बात करें हालात हाजरा पे, बात करें सियासी सरगर्मियों पे, बात करें हुकूमत और पीडीएम के बीच जो बढ़ती हुई झड़प देखने को मिल रही है, उस पर सबसे पहले तो ये चीज़ अवलीन तरजीह रखती है कि हर आदमी इस मुल्क में एहतियात करे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर मुल्क भर में बढ़ती जा रही है। जो केसेस जिनकी तस्दीक की जा रही है उनमें भी इजाफा हो रहा है और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ती जा रही है। अब इन्हीं पिछले कुछ दिन पाकिस्तान में जो हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं उनका भी कोरोना वायरस ना सिर्फ उनके केसेस तस्दीक हुए लेकिन मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। इनमें पेशावर के चीफ जस्टिस ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ साहब भी शामिल हैं और आज जो खबर सुनने को मिली, जज अरशद मलिक जो कि एहतसाब अदालत के जज थे, उनको भी कोरोना वायरस के बाद ना सिर्फ वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए लेकिन फिर अल्लाह ताला को उनकी जान प्यारी हो गई। शिराजी साहब, कहना मैं यही चाह रहा हूँ सर कि दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस पैंडेमिक। और इससे पहले कि बात करें जी कि ये बयान हुआ वो बयान हुआ, जब कुछ आपके सियासी लीडरान कहते हैं कि लोग अपनी जानों को ख़तरे में डालें और इन जलसों में शिरकत करें, तो आदमी को ये असल में समझ नहीं आती कि क्या ये ज़्यादा गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है या हुकूमत वक्त जो कि आखिरकार सबसे ज़्यादा उसको ज़िम्मेदार होना चाहिए था, सखर में कुछ और करती है, गिलगित बल्तिस्तान में कुछ और करती है, मिक्स्ड मैसेजेस के एंड में फिर कहती है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को भी उसी तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। किस तरह देखते हैं शिराजी साहब? नहीं, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यकीनी तौर पे पैंडेमिक की शिद्दत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है और ख़तरात पहले से कहीं ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इसको जिस तरह एड्रेस करना चाहिए हर दो तरफ, हुकूमत की बात भी आप करें या पोजीशन की, दोनों तरफ जो संजीदगी का एलिमेंट है वो जाहिर सी बात है। यही तो बहस पिछले कमो बेश 8-9 महीने से चल रही है कि हुकूमत जो कहती है ख़ुद वो करती नहीं है और दूसरों को नसीहतें की जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो एक बहरहाल अपनी जगह पे मामला मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने पहले फ़ेज़ के अंदर अपोजिशन की बातों को संजीदगी से लिया होता कोरोना को लेके, तो शायद आज उनकी जो मॉरल स्टैंडिंग है वो कहीं और ज़्यादा अच्छी होती और यकीनी तौर पे आज लोग कहते कि हुकूमत ने इस थ्रेट को पहले बड़े सीरियसली लिया और आज भी अगर वो बात करें तो उनकी बात में वज़न है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि सखर में या उससे पहले आप देखें गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सवात में, पंजाब के अंदर जलसे किए गए, तो मैं नहीं समझता कि फिर आप ख़ुद जो कर रहे हैं वो उसके अंदर कहीं हमें संजीदगी का एलिमेंट नज़र आता है। लेकिन दूसरी तरफ भी देखा जाए तो अपोजिशन, अब गोया कि अवाम को ये कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें और इस ख़तरे से निजात हासिल करें। भाई, इसके बाद बेनिफिशरी कौन होगा? माजरत के साथ लूज़र अवाम ही होंगे हर दो तरफ। गोया के बाहर निकलेंगे तो वो अपने लिए अगर निकल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका बेनिफिट तो अपोजिशन को जाएगा। अगर ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है, घर चली जाती है, तो क्या लोगों की ज़िंदगी तब्दील हो जाएंगी? असद हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, अवाम इसी तरह रहेंगे, उनके मसाइल इसी तरह रहेंगे और एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन अपोजिशन को भी लगता है इस वक्त यह है कि जो एक मोमेंटम बना हुआ है, बार बार हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन बात यही है बिलखसूस मौलाना फजल रहमान साहब को कि जो पहले भी इस्लामाबाद में धरना दे चुके हैं, उनको लगता है कि मोमेंटम बना हुआ है और इस मोमेंटम अगर ये टूट गया तो फिर यह सारी जमातें ना तो इकट्ठी हो पाएँ और ना ही फिर इस तरह के जलसे हो पाए जिस तरह के इस वक्त हो रहे हैं। तो मेरा ख़्याल में एक वही खौफ उनको खाया जा रहा है कि अगर इस वक्त हम इस सारी सरगर्मियों को मुअत्तल कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो फिर शायद इकट्ठ ये एक जोश और जज्बा नज़र ना आए जो इस वक्त कहीं ना कहीं बहरहाल थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। अच्छा शिराजी साहब, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि जी मोमेंटम है, मोमेंटम को बरकरार रहना चाहिए और अब लाहौर में एक बहुत बड़ा पावर शो होने को जाएगा। मैं एक तो बाद में आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो पंजाब असम्बली के मुतालिक गैर हतमी रिपोर्ट्स हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ अभी सोच रही है इस बात पर तवज्जो डाल रही है कि क्या हमें वहाँ से मुस्ताफ़ी होना चाहिए कि नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, शिराजी साहब अभी गए हार्ड टॉक पे स्टीवन सैकर के साथ। अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब, मेरा एक असल में एक सवाल है जिसका फ़िलहाल
कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। आप जानते हैं सर कि जब पैनामा की प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो एक जो हार्ड टॉक का इंटरव्यू था जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे हसन नवाज साहब वो शामिल हुए थे, और जो जवाब थे वो इतने ज़्यादा मुतमईन नहीं थे जो कि हो सकते थे, और वो फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की डिसेंट का हिस्सा भी बना, जो कैपिटल टॉक कह रहा हूँ वो शायद कुछ एक और प्रोग्राम बन जाएगा, हार्ड टॉक में जो उन्होंने कहा एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के मुतालिक कि ये तो रेंट पे है। और फिर आप जानते हैं कि इसके बाद इस बयानिए में तजाद आए। इसहाक डार साहब जब गए सर तो अक्रॉस वर्ल्ड यानी मुस्लिम लीग नवाज के भी चाहने वाले यही बात कर रहे हैं कि डार साहब ने ना सिर्फ हमारे बयानिए में उसको बयानिए को कमज़ोर किया, पीडीएम के मोमेंटम को भी ख़राब किया, और जो प्रॉपर्टीज़ के सवालात थे, आप लंदन में क्या कर रहे हैं, क्या आपको असल में इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, मेडिकल इश्यूज़ हैं जो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रही हैं, उनमें से वो कोई भी सेटिस्फाइंग जवाब ना दे सके, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है सर, कंसिडरिंग पिछले 2-4 दिन न्यूज़ साइकिल में सिर्फ इसहाक डार साहब की बात की जा रही है, और उसको वैसे कहते तो आज़ाद अदारा हैं, लेकिन इसी इंटरव्यू के 2 दिन बाद फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने एक और उन पर केस ऑथराइज कर दिया। सही सही, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इंटरव्यू का मद्देनज़र उन माजी के इल्ज़ामात और अदालतों के अंदर जो केसेस चल रहे हैं उसके हवाले से क्लैरिफिकेशन देना हरगिज़ नहीं था। असद अगर ऐसी सूरत हाल होती तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें बहरहाल आज़ाद हैं, और कई केसेस के अंदर उनको फैसले उनके फेवर में भी आए हैं, तो अगर उनके पास कोई बड़े स्ट्रॉन्ग डिफेंस के लिए उनके पास सबूत होते तो मेरे ख़्याल में आज इसहाक डार साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और दीगर लोग आज पाकिस्तान में होते, वो लंदन में बैठ के इस तरह की बातें हरगिज़ ना कर रहे होते। लेकिन मुझे जो लगता है, मेरी दानिश में इस इंटरव्यू का बुनियादी मकसद जो एक मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया बहरहाल दिया, और जिसके अंदर उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के नाम भी लिए, और जिससे एक तासुर उभरा कि शायद नून लीग की जो आला क़यादत है वो बुनियादी तौर पे एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजारे की तरफ चल पड़ी है। इस इम्प्रेशन को डिसमेंटल करने के लिए मुझे लगता है कि ये कोशिश की गई थी, लेकिन आपको पता है कि जब आप हार्ड टॉक में बैठे हों तो आपका ख्याल ये है कि जो सवाल आप चाह रहे हैं वो आपसे हों, उसके अलावा कुछ ना पूछा जाए आपसे। तो मैं समझता हूँ कि फिर जो नशरियाती इदारा उसकी क्रेडिबिलिटी का तकाजा ये था कि फिर सब कुछ पूछा जाए, तो फिर वो पूछा भी गया, और जाहिर सी बात है उस हवाले से डिफेंस उनके पास होता तो जिस तरह आप कह रहे हैं, खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने जब फ्लोर ऑफ द हाउस बातें की, उनसे लेके उनके साहबजादे क्या कुछ करते रहे, हर मामले में तजाद नजर आता है हमें। जी नहीं, तो शराजी साहब मैं सवाल को थोड़ा सा और बेसिक कर देता हूँ। आज तक क्या कोई पाकिस्तानी सियासतदान हार्ड टॉक में बैठकर जब बाहर जा रहा हो इंटरव्यू करने के बाद तो उसने ये सोचा है कि ये कितना अच्छा आइडिया था और मेरी कारकर्दगी कितनी अच्छी थी, मेरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी? आज तक ये हुआ है? और अगर नहीं हुआ तो ये करते क्यों हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद इसहाक डार साहब को कहा गया है, ये उनके अपना आज़ादी फैसला हरगिज़ नहीं था। आपको पता है कि वो मीडिया से दूर रहने वाली शख्सियत है। पाकिस्तान के अंदर भी वो जब उनको ज़रूरत महसूस होती थी या उनको लगता था कि उनसे फ्रेंडली क्वेश्चंस होंगे तो वो हमेशा मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते थे। हार्ड टॉक में जाने का फ़ैसला मैं समझता हूँ, दिस इज़ माई असेसमेंट, इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि उन्हें कहा गया है कि वो जाएँ और वहाँ जाके इंटरव्यू दें। और बुनियादी तौर पर जो मैं बात कर रहा हूँ, शायद नून लीग के कुछ हल्के इसको कंफर्म भी करें कि वो जो बयानिया था, उस बयाने के अंदर जो तासुर उभरा है, उस तासुर को डिसमेंटल करने की ये कोशिश थी कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब इदारों के साथ लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन जो अभी पीटीएम की एक तहरीक, थोड़ा सा इस पर भी क्योंकि हम अगले सेगमेंट में जाएंगे, तो असद मैं चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर अब 13 को जो जलसा हो रहा है उससे पहले बड़े अहम फैसले होने हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब के जो सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं वो घेर के उनको उस सूरत हाल में लेके जाएंगे जहां पे फैसला करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, गोया कि आपने अब असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं कि नहीं देने। और मुझे लगता है कि अब इसी मामले पे खुद नून लीग के अंदर एक डिवीजन हमें नजर आएगी। पीपल्स पार्टी तो क्या फैसला करेगी वो बात का मामला है, लेकिन खुद नून लीग के अंदर मुझे डिवीजन नजर आ रही है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इस्तीफों के ऑप्शन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और याद रहे क्लोजिंग करते हुए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर चुके हैं कि जिस तरह हम जनवरी की तरफ बढ़ते जाएंगे
तो इस्तीफ़ों की भी लाइकलीहुड बढ़ती जाएगी। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद कुछ बैनुल अक़वामी अमूर की बात करेंगे, अफ़गानिस्तान में इनखला की, पाकिस्तान के किरदार की, और रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफ़गान अमूर, उनसे भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहराए। 2001 में फ़ौज अमरीका और इत्तेहादी क़ुव्वतों ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, लेकिन आज वही जंग जारी है और ये अमरीका की तारीख़ में सबसे तवील जंग बन गई है, द वॉर इन अफ़गानिस्तान। लेकिन पिछले 2 दहाई जब बात की जाती थी मुज़ाकरात की, तो अक्सर एक तीसरी क़ुव्वत या एक इंटरवेंशन करने वाली पार्टी का जिक्र किया जाता था। अब ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि एक बैनुल अफ़गान मुआहदा शायद वाज़े हो। इसमें इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस, यानी अफ़गानिस्तान की हुकूमत एक जानिब और दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान अब सर जोड़ रहे हैं एक तहरीरी मुआहदे के मुतालिक। अब क्या ये जंग बंदी की तरफ एक और अहम कदम है, और ये तहरीरी मुआहदा, इसके मुज़ाकरात कब मुकम्मल होंगे और इसमें क्या कुछ नए नुकात देखने को मिलेंगे? इस सब पर बात करने के लिए साथ हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी एंड एन एक्सपर्ट ऑन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। ये कितना अहम है सर कि पहली बार अफ़गान हुकूमत एक जानिब और अफ़गान तालिबान दूसरी जानिब मुज़ाकरात कर रहे हैं बग़ैर किसी थर्ड पार्टी के सर, और इसके क्या असरात हो सकते हैं? ये वाकई 19 साल के बाद आपस में इनकी बातचीत हुई है, और ये अफगान हुकूमत अकेले नहीं है। अफगान हुकूमत के जो मुखालिफिन हैं, सियासी मुखालिफिन के तालिबान के जो मुखालिफ हैं, तो उनकी भी नुमाइंदगी इस 20 रुकनी डेलीगेशन में है। तालिबान के 21 नुमाइंदे हैं। ये 41 अफगान जो हैं ये आपस में बात कर रहे हैं तकरीबन 2.5 महीने से, और इन्होंने फैसला किया था कि इसमें कोई गैर अफगान नहीं होगा, खुद ही आपस में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये खुशाइन बात है कि ये बातचीत के जरिए मसले हल करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किल था कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसके ऊपर इत्तेफाक राय हो जाए। 2.5 महीने से बातचीत हुई, फिर असल इख्तलाफ जो है वो प्री एम्बल के ऊपर था, जो इंट्रोडक्शन था जी। उसमें तालिबान ने कहा कि हम अशरफ गनी की हुकूमत को नहीं मानते और ये इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक जमहूरिया अफगानिस्तान नहीं है। अफगान हुकूमत ने कहा कि तालिबान तो एक मुसल्लह ग्रोह है और वो अपने आप को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान या इमारत इस्लामी अफगानिस्तान कहलवाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस इशू को वो हल नहीं कर सके, ये उन्होंने एक तरफ रख दिया है। बाकी 21 नुकात के ऊपर इत्तेफाक हो गया है, और वो नुकात भी कोई इतने अहम नहीं है। बस ये है कि बातचीत कब करनी है, कब वक्फा करना है, नमाज कौन पढ़वाएगा, इस तरह की बातें भी इसमें लिखी हुई हैं। लेकिन रहमुल्लाह साहब, इनफैक्ट अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान के अंदर बहरहाल तशद्दुद रुका नहीं है, वाक़यात हो रहे हैं, तो उसके बावजूद भी मुज़ाकरात का ये एक अमल आगे बढ़ रहा है। तो हम क्या समझे, गोया कि ख़ुद अफ़गान क़यादत अपने एक अच्छे विज़डम का मुज़ाहरा कर रही है, हौसले का और होशमंदी का, या आपको लगता है कि नहीं बैरूनी दबाव है जिसके नीचे आके बहरहाल इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है? लेकिन मेरे ख्याल में दोनों बातें हैं। एक तो खुद भी इनको एहसास है कि अफगानिस्तान के अवाम 42 साल की जंग से तंग आ चुके हैं, वो अमन चाहते हैं। और फिर ये जो सदारती इंतखाबात पिछले साल हुए उसमें सारे उम्मीदवारों ने वादा किया था कि वो अमन के लिए कोशिश करेंगे, और गैर मुल्की दबाव भी यकीनन है। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि वो अपनी फौजें निकाल ले, तो उसका भी असर पड़ा है मेरे ख्याल में। और अब ये है कि इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। फौजी हल तो 19-20 साल से कोशिश हुई, अमेरिका, नेटो, तालिबान, अफगान हुकूमत सब ने कोशिश की। इसलिए ये बातचीत के जरिए ही इनको एहसास हुआ है कि ये मसला हल हो सकता है। तो रहीमुल्लाह साहब, अभी काफ़ी गैर मुस्तहकम सूरत हाल है। अगर आप देखें जो ईरान में, इसराइल में डेवलपमेंट्स हो रही हैं,
तो क्या जो बाइडेन के अमरीकी सदर बनने से पहले अफगानिस्तान में कोई उस तरह की बड़ी बड़ी तब्दीलियां हमें नजर आ सकती हैं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की सदारत खत्म होने को जा रही है? ये मेरे ख्याल में इससे कुछ ज्यादा बड़ी तब्दीली तो नहीं आएगी। ठीक है, अभी तो बहुत कम अर्सा रह गया है ट्रंप को 20 जनवरी को इक़्तिदार जो बाइडेन के हवाले करना है, और उन्होंने फैसला कर लिया था कि 15 जनवरी तक वो अपनी मजीद फौजों को कम कर देंगे जी। अब तो मेरे ख्याल में जिस तरह आज अमेरिका के आर्मी चीफ ने भी कहा है कि अफगानिस्तान के हवाले से आइंदा के फैसले नई इंतजामिया करेगी, यानी जो बाइडेन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो बाइडेन भी वही पॉलिसी तकरीबन अपनाएंगे, अपनी फौजों को निकालने का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उसमें अभी वक्त है। वो मई तक 2021 तक 14 महीने में उनको फौज निकालनी है। अलबत्ता लगता ये है कि जो बाइडेन तालिबान से फिर मुज़ाकरात करना चाहेंगे ताकि वहाँ पे जो हमले हैं उसमें कमी आए या जंगबंदी हो जाए, और फिर वो चाहेंगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तालिबान उनसे मुआहदा करें कि मजीद कुछ अरसे के लिए कुछ अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में रहेंगे। और रहीमुल्लाह साहब, अगर हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, लगे कि लगता है कि पीस अकॉर्ड हो जाए, अगर उसके बाद शायद इलेक्शन हो जाए वहाँ पे, तो तालिबान क्या बदले हुए तालिबान होंगे जो माजी से कदरे मुख्तलिफ होंगे, या आपको लगता है कि नहीं वो उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ खड़े हैं और फिर वही बातें होंगी जो उस वक्त हो रही थी कि शायद औरतें घरों से बाहर नहीं निकल सकती, हजाम्स की दुकान बंद कर दी जाएंगी, मौसीकी नहीं चल सकती? क्या लगता है कि अब बदले हुए तालिबान हमें नजर आएंगे या वही वाले हैं जो पुराने थे? नहीं, मेरे ख्याल में तब्दीली तो उनके रवैये में आई है। आप देखें ना कि उन्होंने एक सुपर पावर अमेरिका से मुज़ाकरात की, 18 महीने के सब्र आज़मा मुज़ाकरात थे, फिर मुआहदा भी हो गया, और मुआहदे के ऊपर वो अमल दरामद भी कर रहे हैं, यानी अमेरिका और नेटो की फौज के ऊपर वो हमले नहीं कर रहे। अफगान हुकूमत से उनका कोई मुआहदा नहीं हुआ, जंगबंदी नहीं हुई, मुज़ाकरात अभी हो रहे हैं, तो उनसे जंगबंदी नहीं है, उनके ऊपर वो भी हमले कर रहे हैं, अफगान हुकूमत भी हमले कर रही है, कभी कभार अमरीकी भी बमबारी करते हैं। तो मेरे ख्याल में तालिबान को ये एहसास हो गया है कि अफगान जो हैं वो उस तरह का निज़ाम नहीं चाहेंगे जो पहले था, और तालिबान को ये भी एहसास है मेरे ख्याल में कि उनको मिलजुल कर रहना है। उनके जो नायब अमीर हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी का एक मजमून भी छपा था, न्यूयॉर्क टाइम में था शायद, तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हम मिलजुल कर रहें, को एग्जिस्ट करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर वो जो बाकी अफगान हैं उनकी राय का भी एहतराम करें। बिल्कुल ठीक। सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल हो, हमें अपना कीमती वक्त देने का। वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद बात करेंगे कोरोना वायरस से हट के एक और बहुत ज़ालिम मर्ज़ की, पोलियो, और उस पर किस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की है और अभी भी कितने ज़्यादा इक़दामात लेने को बाकी हैं। रहिएगा हमारे साथ। बैक टू दो राय। कोरोना वायरस की बात करते करते ये भी याद रहे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया भर में दो वाहिद ममालिक हैं जो कि अभी भी पोलियो ज़दा हैं। अब पिछली हुकूमत ने एक स्पेशल फोकल पर्सन भी तकर्रुर किया था और पॉलिसी प्रपोजल्स फॉलो किए थे पोलियो के हवाले से, जिसमें इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर पोलियो केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस पर बात करने के लिए हम साथ हैं डीजी हेल्थ इस्लामाबाद, और उनका ताल्लुक WHO से रह चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा से रह चुका है, ILO से, डॉक्टर हसन अरूज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा सर, जो पोलियो पे फ़िलहाल फोकस है, क्या हम उसमें कैपेसिटी बरकरार रख सकते हैं कोरोना वायरस के पैंडेमिक को सामने रखते हुए? जी असद साहब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक तरफ चैलेंज ये है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, दूसरी पोलियो कैंपेन में हमें घर घर भेजना है अपने वर्कर्स को। तो क्या वाकई जो SOPs हैं वो नॉन टच टेक्निक से बच्चे के मुंह में ड्रॉप डालेंगे? क्या वो सैनिटाइजेशन करेंगे?
और ये जो कैंपेन गुजरी है, अभी हमारे पास 2 कैचअप के डेज मौजूद हैं। कैचअप से मुराद होती है कि जो बच्चे मिस हो गए हैं या जो रिफ्यूजल्स थे, जो बाहर गए हुए थे शहर से, उनको इन 2 दिनों में कवर किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि कवरेज बहुत अच्छी आई है और लोगों ने काफी कोऑपरेट किया है। मैं खुद बहुत रिलक्टेंट था कि इसमें फैलने के काफी चांसेस हैं। हमारे सिर्फ 3 वर्कर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है इस पूरी मुहिम के दौरान। मतलब तकरीबन हमारे पास 3000-4000 के करीब वर्कर्स होते हैं, उसमें 3 वर्कर्स की तादाद बिल्कुल ही कम है। तो वैसे तो एक भी नहीं होनी चाहिए। तो अब इससे लेसन लर्न ये होता है कि हमें देखें, हेल्थ केयर सिस्टम्स को हमें जाहिर है हमारी प्रायोरिटी इमरजेंसी जरूर है, पोलियो और कोरोना है या डेंगी है या खुदा न करे कोई नेचुरल कैलेमिटीज हैं, लेकिन हमें साथ साथ ये देखना है कि दूसरी तरफ हम बिल्कुल ही लूज ना कर जाएं। जी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिस तरह आपने शुरू में फरमाया कि 2 मुल्क रह गए हैं, तो वो भी हमें साथ साथ लेके चलना है। अलबत्ता ये है कि वी कैन हैव सम ऑल्टरेशन इन द कैंपेन फॉर फ्यूचर, लेकिन इस कैंपेन ने हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। जी शराई साहब। तो डॉक्टर साहब, इनफैक्ट अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर पोलियो के खात्मे के अंदर जो 2 बुनियादी वजूहात हैं वो ये हैं, एक तो रिफ्यूज़ल और दूसरा एक्सेस का इशू, कि उन इलाकों में जाना कि जहाँ पे शायद हमें लगता है कि पोटेंशियल वहाँ पे लोग ऐसे हो सकते हैं कि वायरस वहाँ पे मौजूद हो। तो इन 2 एरियाज़ को हमने काफ़ी हद तक एड्रेस कर लिया, गोया कि रिफ्यूज़ल का रेट कम हो गया काफ़ी हद तक, और दूसरा जो इलाके जहाँ पे नहीं जाया जा सकता था वहाँ पे भी हमारी अब एक्सेस हो गई है। शिराई साहब, मैं आपको बताऊं, जिस तरह आपने खुद ही फरमा दिया, रिफ्यूजल्स का रेट वाकई बहुत कम हो गया है। और अगर देखा जाए तो हमारे पास स्टिल रिफ्यूजल्स तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख की पॉपुलेशन में 250 हैं जो स्टिल रिफ्यूजल्स हैं। और ये वो लोग हैं जो क्रॉनिकली रिफ्यूज करते आते हैं और उन तक भी एक्सेस कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, सोशल मोबिलाइजेशन से हमारे जो लोग हैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। जहां तक एक्सेस का सवाल है, अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें तो पोलियो की जो क्लस्टर्स हैं वो केपीके में, फाटा में, पंजाब के कुछ इलाकों में और कराची, डडाब वगैरह में पोलियो के ज्यादातर केसेस बलूचिस्तान में आए हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव है। तो अब जो पोलियो मुहिम का जो नुक्ता नजर होता है वो ये होता है कि इन हाई रिस्क एरियाज पे फोकस किया जाए। मेरा ख्याल है कि 8-9 महीने का गैप आया है पोलियो मुहिम के दौरान, ये पहली मुहिम थी आफ्टर 8-9 मंथ्स, और ये बतदरीज इम्प्रूव करना होगा, वरना खुदा न करे पोलियो के केसेस बढ़ सकते हैं। अभी तक 82 केसेस आ चुके हैं, 82 2020 में, पिछले साल 144 थे। आई होप के ये केसेस बढ़े ना। और आपको पता है 2014 के बाद ये सबसे बड़े नंबर ऑफ केसेस जो 2019 में आए थे, 120 में कंट्रोल हो गया था, जिस तरह आपके इल्म में होगा। 144 है 2019 में और अभी तक 82 है, विच इज नॉट ए गुड नंबर एट ऑल। लेकिन अब ये दिसंबर का महीना है, इसमें देखते हैं कि ये कितने केसेस बढ़ते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि 144 से तो डेफिनेटली नंबर कम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 सवालात जिन पर आपने और अभी शराजी साहब ने भी टच तो किया है, एक समाज के हवाले से और दूसरा सलामती के हवाले से। अक्सर ये कहा जाता है कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स होती हैं और उस वजह से रिफ्यूज़ल्स भी होते हैं, लेकिन एक सोशल जो पैराडाइम है जिसमें लोग मुख्तलिफ चीज़ें और मुख्तलिफ बीमारियां जोड़ते हैं पोलियो के वैक्सीन के साथ, उसको सर किस तरह कॉम्बैट किया जाए। और दूसरा, जो पाकिस्तान में एक बहुत ही तशवीशनाक रुझान था कि पोलियो वर्कर्स पर तशद्दुद किया जाता था, उनकी जान अक्सर ख़तरे में होती थी, उस हवाले से क्या रियासत अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकती है, किस तरह देखते हैं जनाब? जी, पहले रिफ्यूजल्स को ले लेते हैं। रिफ्यूजल्स की तादाद बहुत कम हो गई है, लेकिन ठीक है, बहुत टफ या इंटेंस इज द राइट वर्ड, सोशल मोबिलाइजेशन की जरूरत है। और वैक्सीन के साथ बिल्कुल इसको आम से हम लोग वैक्सीन के साथ जोड़ते हैं जी। अब वो जो वैक्सीन है उसके बारे में गलतफहमियां भी हैं बिल्कुल लोगों को, और गलतफहमियों के साथ वो फिर टोटल रिफ्यूज कर देते हैं जी कि हम इस वैक्सीन को नहीं लेंगे
क्योंकि ये एक साजिश का हिस्सा है या इनफर्टिलिटी के बुनियाद डालती है। तो इस तरह के काफी इबहम दूर हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो आपका सोशल मीडिया में जो प्रोपेगेंडा चलता है वो बड़ा अहम है। आपको याद होगा कि 1 साल पहले पेशावर में एक मौलाना साहब ने एक वीडियो बना करके उनको बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिए गए और वो अचानक बेहोश हो गए। बहुत ही क्रूड सी वीडियो बनाकर वो इतनी वायरल की, उससे इफेक्ट हुआ था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। असल में हमें उन रिफ्यूजल्स के अलावा जिनको गलतफहमी है, सोशल मीडिया की इन वीडियोस को, जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा, जो ये टूल है ना सोशल मीडिया का, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। पोलियो वर्कर्स पर हमले होते हैं, इसको किस तरह कॉम्बैट किया जाए या प्रिवेंट किस तरह किया जाए डॉक्टर हसन साहब? जी, अब देखिए कि आप 2013-14 में या 15 में या 2011 में जो हमले हुए वो बतदरीज कम होते गए हैं और ये हमले अब 2019 में और 2020 के अवाइल में थोड़े बहुत दोबारा देखे गए हैं। लेकिन इधर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि आपकी सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं वो अब कोरोना के लॉकडाउन इलाकों को देखें या पोलियो में वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम करें। चुनांचे हमें एक बैलेंस रखना होगा पोलियो मुहिम को और कोरोना वायरस की प्रिवेंशन में के दौरान की जो स्टेप्स हैं। अब इसमें हुकूमत डेफिनेटली बढ़ा सकती है अपनी तादाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के यानी फोर्सेस को भी मतलब पुलिस के अलावा सही मुख्तलिफ फोर्सेस को इन्वॉल्व किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिए, दो ही मुल्क हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और आपको ये भी इल्म आपके है कि अफगानिस्तान से हर रोज़ हज़ारों लोग आते और जाते हैं। तो गोया पाकिस्तान के अंदर हम बड़े इफेक्टिवली अपनी कंपेन को कर भी लें, तो क्या लगता है आपको कि अफगानिस्तान के अंदर भी उसी अंदाज में इस मामले को एड्रेस किया जा रहा है, या फिर खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान से कुछ लोग हैं वायरस अपने साथ लेके आए? तो सर, उस बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से भी कुछ हम सोच रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं बेहतर अंदाज में? ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क है। पाकिस्तान में सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के अंदरूनी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर प्रोविंशियल कम्युनिकेशन और ट्रेवलिंग है वो भी बहुत ज्यादा है आम दुनिया के मुकाबले में। यानी केपीके से लोग आते हैं, वो कराची जाना चाहते हैं, पहले स्टॉप ओवर इस्लामाबाद रखते हैं। आपको हैरत होगी सुन के कि सिर्फ इस्लामाबाद के इलाके में 15,000 गेस्ट चिल्ड्रंस को पोलियो ड्रॉप्स दिए गए हैं, यानी मेहमानों के बच्चों को। ये तकरीबन मोर और लेस ये 15,000 काफी तादाद है जो आते हैं दूसरे इलाकों से। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, इस पे काफी काम हो चुका है। इसमें पाकिस्तान आर्मी और नेशनल जो आपका पोलियो सेंटर है IEC, वो मिलके बॉर्डर मैनेजमेंट में आपकी म्यूचुअल प्रोग्राम्स बन चुके हैं, लेकिन उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो एडल्ट्स हैं उनको भी, जैसा देखें सऊदी अरब ने आप पे पाबंदी लगाई हुई है कि यहाँ से पाकिस्तान से जो भी उम्रे या हज के लिए जाएगा या विजिट के लिए भी जाएगा, पोलियो ड्रॉप्स, चाहे वो पाकिस्तान के जितने भी कार्ड दिखा दे, वो पोलियो ड्रॉप्स अपने जरूर डालेंगे। इस वास्ते ये जरूरी है कि अफगानिस्तान से जो इंटरनली लोग मूव कर रहे हैं पाकिस्तान, उनको भी, एडल्ट्स को भी पोलियो ड्रॉप्स डाले जाएं। वो पाइपलाइन में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बॉर्डर मैनेजमेंट का इशू बड़ा क्रूशियल है। यू हैव वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। और हमारा ताल्लुक पोलियो केसेस का, क्योंकि एक चीज कहलाती है जेनेटिक सीक्वेंसिंग, यानी पोलियो वायरस अगर कहीं निकला है कहीं इन्वायरमेंटल सैंपल में, तो बैकवर्ड उसे ट्रेस किया जाता है कि इसका ओरिजिन कहाँ है। मेजॉरिटी ऑफ द जेनेटिक सीक्वेंसिंग पेशावर और फिर अफगानिस्तान से निकलती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, चैलेंज है। और इसे, और डॉक्टर साहब, साथ में ये भी है कि अगर बेहतर ना होता कि जो क्लस्टर्स पाकिस्तान के अंदर है उनको थोड़ा सा पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया जाए, ताकि उनके नेबरहुड में जो लोग हैं अलर्ट हो जाए। जिस तरह लोगों की ट्रैवलिंग होती है तो सोशल प्रेशर भी आता है कि वहाँ के लोगों को मजबूर किया जाए कि अपने बच्चों को पोलियो कतरे जरूर पिलाएं। जी, ये तो देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है शिराजी साहब कि ये बगैर सख्ती के नहीं होगा। चाइना ने जब आप आज से कई 2 डेकेड्स पहले जो पोलियो खत्म किया तो कर्फ्यू लगा के किया
जो क्लस्टर्स हैं उनमें हमें सख्ती करनी होगी, डेफिनेटली सख्ती करनी होगी, और बगैर डिसिप्लिन और सख्ती के वो चीज खत्म नहीं होगी। क्लस्टर्स वैसे सबको पता है, केपीके के इलाके हैं, अफगानिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज हैं, बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला है, कराची में गडाफ है, लेकिन इसको पब्लिकली अनाउंस भी करना चाहिए और बताना चाहिए। जो हमारी पोलियो की मीडिया पे कैंपेन्स चलती हैं, उनमें ये लोकल कैंपेन्स का ज्यादा असर लोकल कैंपेन्स में इन इलाकों को जरूर पिन पॉइंट करना चाहिए कि जनाब ये क्लस्टर्स हैं और इधर कोई बच्चा बगैर पोलियो ड्रॉप्स के ना रह जाए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर हसन अरूज साहब, डीजी हेल्थ इस्लामाबाद, ना सिर्फ पोलियो की पॉलिसी प्लानिंग में उनका अहम किरदार है, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ जदोजहद में भी वो फ्रंट लाइंस पे हैं। बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का, और इसी पर इजाज़त लेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे शिराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए, और कोरोना वायरस की दूसरी लहर बढ़ते हुए ये भी याद रखिएगा कि इनफरादी हफाजत में मजमूई हफाजत है।